हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको भारत में तुर्कों के आक्रमण में महमूद गजनवी के आक्रमणों का जो महत्व है उसके बारे में आज हम बताएंगे। महमूद गजनवी के आक्रमणों का क्या महत्व है, इसके महत्व को जानने के लिए सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि महमूद गजनवी से पहले जो भारत में आक्रांता आए और उन आक्रांताओं में और महमूद गजनवी के आक्रमणों में क्या अंतर है। जो पूर्व आक्रांताओं ने आक्रमण किए उनमें और महमूद गजनवी के आक्रमण में क्या अंतर है। तो हम देखते हैं कि पहले अगर पर्शियंस के आक्रमण हुए, इसके बाद अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ, उसके बाद हम देखते हैं भारत में शक, कुषाण आए और इसके बाद हम देखते हैं अरब भी भारत में आए। लेकिन इतनी किसी के आक्रमण में क्रूरता नहीं थी, इतनी विभत्सता नहीं थी जितनी हमें महमूद गजनवी के आक्रमणों में दिखाई पड़ती है। महमूद गजनवी ने जिस तरीके से भारत में काफी कहना चाहिए क्रूरता से आक्रमण किया, जबरदस्त रूप से लूटपाट की, ये भारतीय लोगों का आक्रांताओं से अलग टाइप का एक परिचय था। अच्छा, हम देखते हैं कि महमूद गजनवी के आक्रमणों के बाद भारत में पंजाब में और मुल्तान में महमूद गजनवी का स्थायी अधिकार हो जाता है, माने तुर्कों का स्थायी अधिकार हो जाता है। तुर्कों के स्थायी अधिकार होने का जो प्रभाव पड़ता है वो ये है कि अब उन्हें भारत में एक बड़ा आधार शिविर प्राप्त हो जाता है। अब उन्हें आक्रमण करने के लिए मध्य एशिया से या अफगानिस्तान से कहीं से नहीं आना था। अब उन्हें भारत में आक्रमण के लिए एक बड़ा आधार शिविर प्राप्त होता है, जहां से वो भारत में आक्रमण भी कर सकते थे आंतरिक भागों में, और अगर पराजय की स्थिति में इस एरिया में शरण भी ले सकते थे। उन्हें शरण लेने के लिए उन्हें अफगानिस्तान तक नहीं जाना था, इसी एरिया में शरण भी ले सकते थे। यहाँ अपनी भूमि को आधार शिविर बनाकर भारत के आंतरिक भागों में आक्रमण भी कर सकते थे। ये बहुत बड़ा परिवर्तन था। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं कि आर्थिक स्रोत पंजाब और मुल्तान जैसी फर्टाइल जमीन तुर्कों के हाथ में आ जाने से बहुत बड़े स्रोत पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है। पंजाब की उर्वर भूमि, पंजाब से होकर जाने वाले मध्य एशिया के व्यापारिक मार्गों और अकूत जन संसाधन पर एक प्रकार से तुर्कों का अधिकार हो जाता है, जो कहीं न कहीं भारत में आक्रमण के लिए उन्हें एक बेस, एक आधार प्रदान करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन आक्रमणों से भारतीय दुर्बलताएं उजागर होती हैं। वो किसी भी फील्ड की दुर्बलताएं हों, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र की हों, सामाजिक क्षेत्र में हों, धार्मिक क्षेत्र में हों, सांस्कृतिक क्षेत्र में हों। अगर हम राजनीति की बात करते हैं तो भारत में जितने राजा थे वो एकजुट होकर महमूद गजनवी के आक्रमणों का सामना नहीं कर पाए। भारतीय राजाओं में कोई भी राजा ऐसा नहीं दृष्टिगत होता है जो महमूद गजनवी को पराजित कर पाया हो। भारत की युद्ध नीति, भारत की रणनीतिक विफलता भी है ये कि आखिर महमूद गजनवी आंतरिक भागों में कन्नौज तक आता है, मालवा तक जाता है, गुजरात में आक्रमण करता है, लेकिन कोई भी राजा अकेले अथवा एकजुट होकर महमूद गजनवी को पराजित करने में सफल नहीं होता है। तो माने भारत की ये राजनीतिक दुर्बलता, भारत की युद्ध नीति, भारत की रणनीतिक कूटनीतिक विफलता मानी जाएगी। इसके अलावा हम देखते हैं भारतीय समाज की भी कहीं न कहीं दुर्बलता उजागर होती है। भारतीय समाज के बारे में उस समय की जो महमूद गजनवी के साथ में अल-बरूनी आया था, जिसने किताबुल हिंद या तहकीके हिंद लिखी है, उसमें वर्णन किया है कि भारतीय समाज में क्या क्या दुर्बलताएं थी। भारतीय समाज वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित था। ब्राह्मण और क्षत्रियों को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त थे। इसके अलावा वैश्य और शूद्रों को अधिकार प्राप्त नहीं थे। शूद्रों को अधिकार के मामले में बहुत कम प्राप्त होते थे। इसके अलावा एक पंचम वर्ग, जिसे उसने अछूत वर्ग, अस्पृश्य वर्ग कह के संबोधित किया है, एक वर्ग वो भी था जिसे समाज में किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था। हम देखते हैं धार्मिक रूप से भी कहीं न कहीं भारतीय समाज की दुर्बलताएं उजागर होती हैं। अल-बरूनी लिखता है कि भारतीय लोग इतने अपवंचना के शिकार हैं कि वो ये मानते हैं कि उनके जैसा कोई राजा नहीं, उनके जैसी विश्व में कोई जाति नहीं, उनके जैसा कोई धर्म नहीं, और ये उनकी दम्भता इतनी सीमा तक बढ़ गई है कि वो किसी विदेशी के साथ में अपना संपर्क नहीं रखना चाहते हैं। जबकि महमूद अल-बरूनी ये भी लिखता है कि जबकि
हिंदुओं के पूर्वज ऐसे नहीं थे। इसलिए हम देखते हैं कि सामाजिक रूप से भी एक दुर्बलता उजागर होती है। धार्मिक रूप से हम देखते हैं कि मूर्ति पूजा, जिस तरह से महमूद गजनवी ने भारत में मूर्तियों का भंजन किया, मंदिरों का भंजन किया, इससे भारत में सांस्कृतिक रूप से और धार्मिक रूप से भी कहीं न कहीं ये मैसेज देने का प्रयास किया गया कि हिंदू संस्कृति से इस्लामिक संस्कृति कहीं अच्छी है। इस तरीके से हम देखते हैं महमूद गजनवी के आक्रमण से भारत को अपार जन धन की हानि होती है। महमूद गजनवी हर आक्रमण के साथ यहाँ से हजारों हजार दासों को अपने साथ ले जाता है, जिनमें बहुत बड़ी कारीगरों की संख्या होती है। जिस तरीके से अल-बरूनी बताता है कि भारत में बड़े पैमाने पे तमाम तरह के कारीगर पाए जाते हैं। इन कारीगरों को मध्य एशिया में ले जाता है, तो मध्य एशिया में एक प्रकार से तमाम तरीके की गतिविधियों में वृद्धि होती है। लेकिन भारत में जो बड़े पैमाने पर हजारों लोगों को दास बनाया गया, हजारों लोगों का जनसंहार किया गया, तो ये भारत की एक अपार छवि है। इस तरीके से हम देखते हैं जन की और लूट की तो वर्णन आप देखिए, चाहे सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे मथुरा की लूट हो, चाहे नगरकोट की लूट हो, महमूद गजनवी को इतना अकूत धन भारत से प्राप्त होता है कि महमूद गजनवी के आक्रमणों से निश्चित रूप से भारत को बड़े पैमाने पर धन की भी हानि हुई। मूर्तियों का भंजन होने से, मंदिरों का भंजन होने से कहीं न कहीं भारतीय जनता को, भारतीय लोगों के मन में एक बहुत बड़ी एक हीनता की भावना आती है और उन्हें काफी हर तरीके से मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इन सारे कार्यक्रमों के पीछे कहीं न कहीं एक उद्देश्य भी सफल होता है कि भारतीय संस्कृति पर इस्लामिक सभ्यता और संस्कृति, इस्लामिक धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करने का एक प्रयास किया जाता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि सूफी संतों का भारत में एक अनवरत आगमन होता है। अरब क्षेत्र से और मध्य एशिया से अफगानिस्तान होते हुए सूफी संतों का एक अनवरत आगमन होता रहता है और सूफी संत भारत में आते हैं। उनके माध्यम से भी इस्लाम का प्रसार होता है और इस्लाम का प्रसार होने के साथ साथ भारत में इस्लाम धर्म, भारत में इस्लाम समाज और संस्कृति की दृढ़ता से स्थापना हो जाती है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो स्थायी साम्राज्य भारत क्षेत्र में, पंजाब और मुल्तान में महमूद गजनवी का स्थापित होता है, इससे क्या होता है कि भारत की प्राकृतिक सीमाओं से जो भारत को कभी सुरक्षा प्राप्त होती थी, उस सुरक्षा का समापन हो जाता है, वो सुरक्षा अंत हो जाती है, समाप्ति हो जाती है सुरक्षा की। क्योंकि भारत अपनी प्राकृतिक सीमाओं से सुरक्षित होने का आभास नहीं कर सकता था। इस तरह से हम देखते हैं उन प्राकृतिक सीमाओं की भारत में समाप्ति हम देखते हैं, जिन प्राकृतिक सीमाओं को अंततः ना तो मुगल और ना ही ब्रिटिश प्राप्त नहीं कर सके। और अनवरत प्रयास के बाद भी, मुगलों के समय में भी और ब्रिटिश काल में भी भारत को वो प्राकृतिक सीमाएं प्राप्त नहीं हो सकी जो भारत की पारंपरिक रूप से प्राकृतिक सीमाएं रही थी। इस प्रकार हम देखते हैं तुर्की और इस्लामी आक्रांताओं का भारत में मार्ग प्रशस्त होता है। तो अनवरत तुर्की आक्रमणों की एक श्रृंखला आरंभ हो जाती है, जो मोहम्मद, ऐसा नहीं है महमूद गजनवी के आक्रमण से और मोहम्मद गोरी के आक्रमण तक लगभग 1.5 शताब्दी के बीच में कोई आक्रमण न हुए हों। तुर्कों के आक्रमण इस बीच में भी लगातार होते रहे हैं। आप राजस्थान के इतिहास को अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि तुर्कों ने किस प्रकार भारत में लगातार महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी से पहले भी आक्रमण किए हैं। इन तुर्की आक्रांताओं के लिए भारत में मार्ग प्रशस्त होता है, उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि न केवल ये मार्ग प्रशस्त होता है, बल्कि तुर्की और इस्लामी राज्य की स्थापना सुनिश्चित हो जाती है। और तुर्कों और मुगलों की दीर्घकालीन दमनपूर्ण नीतियों से हम देखते हैं मोहम्मद गोरी ने जिस तरह से भारत में तुर्की राज्य की स्थापना की, बाद में मुगल भारत में आए और इन लोगों ने भारत में भारतीयों के प्रति जो दमनपूर्ण नीतियां अपनाई, अंततः भारत में एक ऐसी पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं जो भारतीय विभाजन के लिए एक पृष्ठभूमि निर्मित करती है। मैं विभाजन के लिए उत्तरदायी तो नहीं ठहरा सकता,
लेकिन विभाजन के लिए कोई पृष्ठभूमि निर्मित करते हैं। इस तरह से ऐसे इतिहासकारों से या विद्वानों से सहमत नहीं हुआ जा सकता जो ये कहते हैं कि महमूद गजनवी के आक्रमणों का भारतीय इतिहास में महत्व नहीं है। महत्व है, और इतना अधिक महत्व है कि इसी ने भारत में तुर्की साम्राज्य की विस्तार की, स्थापना की, एक नींव निर्मित की। इस पर आगे चलकर भारत में इस्लाम का भी दृढ़ता प्राप्त होती है, तुर्की राज्य को भी दृढ़ता प्राप्त होती है, और अंततः हम देखते हैं कि भारत तुर्की समाज, संस्कृति और सभ्यता से भी परिचित होता है, और भारत में एक जिसे कहते हैं मिली जुली संस्कृति निर्मित होती है। इसके बाद हम देखते हैं महमूद गजनवी के का मूल्यांकन करने की बात जहां तक है, तो इसके बारे में छोटे छोटे फैक्ट हैं। ये प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया। यही प्रथम सुल्तान है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करी। पंजाब और मुल्तान पर स्थायी अधिकार करने वाला भी यही है सुल्तान। इसके अलावा लाहौर में इसका चांदी का सिक्का मिलता है जिसमें अरबी और संस्कृत के दोनों में कलमा लिखा हुआ है। एक तरफ अरबी में कलमा लिखा है, दूसरी ओर संस्कृत में कलमा लिखा हुआ है। अगर इसकी सेना की बात करें तो सेना में अरब, तुर्क, अफगान और हिंदू। अगर ऑप्शन ऐसा आता है क्वेश्चन कि कौन से वर्ग शामिल थे, तो ये समस्त वर्गों को मिलके इसकी सेना बनी। इसकी सेना के दो सेनानायक तो काफी प्रसिद्ध हैं, तिलक और शेवंत राय, जिनका नाम मिलता है। इसके महमूद के बाद जो उसका उत्तराधिकारी बनता है वो मसूद होता है। इसके अलावा भारत में लाहौर में जो इनका शासन था, अंतिम यामिनी शासक खुसरो मलिक था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। खुसरो मलिक को समाप्त करने के बाद मोहम्मद गोली ने समाप्त किया था। महमूद गोली ने इसके राज्य को भी समाप्त किया, इस राजवंश को समाप्त किया, और अंततः खुसरो मलिक की हत्या कर दी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमणों का काफी महत्व है। अब हम अगले एपिसोड में आपको मोहम्मद गोली के भारत पर आक्रमण और उन आक्रमणों के महत्व के बारे में बताएंगे।